हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो आज मैं टेस्ट लाई हूँ 3 जियोग्राफी का। और मेरा नाम प्रिया है और ये 2024 के लिए मैं टेस्ट करवा रही हूँ। विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 3 है जो जियोग्राफी का है। तो इसमें जो सिलेबस है फ्यूचर जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड का है। प्रेफरेंस बुक में एनसीईआरटी है क्लास 11 की और क्लास 9 की भी एनसीईआरटी है। जीसी लॉन्ग है भी है और ओरिएंट लॉन्ग मतलब लॉन्ग मैन एटलस और ऑक्सफोर्ड एटलस भी है, प्लस करंट अफेयर है 2023 के फरवरी का। तो इसमें देखिए ओशिनियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सोलर सिस्टम एंड द अर्थ एंड बेसिस ऑफ। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत कुछ है इसमें, सब कुछ लैटिट्यूड मेरिडियंस वगैरह सब कुछ है। तो ये आज मैं करवाऊंगी। इसके पहले मैंने ये वीडियो बनाया था लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसमें वॉइस क्लियर नहीं आई थी। तो कुछ लोग का कमेंट्स था कि उसमें वॉइस क्लियर नहीं है। तो ओके फ्रेंड, जो कमेंट करते हैं बहुत अच्छी बात है और जो नहीं करते प्लीज़ कमेंट करिए और देखिए। और आपको अगर फ्री में मिल रहा है तो इसका बेनिफिट्स उठाइए ना और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एक 4 साइज पेपर लीजिए, 1 से लेके 100 तक उसमें नंबरिंग कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए। मतलब क्वेश्चन जैसे कि जब मैं आंसर ना बताऊं, मतलब मेरे आंसर बताने से पहले आप स्क्रीन को पॉज करिए और खुद को आंसर दीजिए खुद का। उसके बाद मिलाइए आंसर। अगर आपका सही है तो अपना स्कोर लिखिए, कितना स्कोर आपका बन रहा है, कितने आंसर सही है कितने गलत हैं। ओके, तो इसके पहले मैंने आरओ का भी टेस्ट करवाया जो कि एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। और अभी आपको पता होगा प्रीलिम्स मेंस का पेपर हो रहा है, तो पेपर को मैं जल्दी ही एनालिसिस करूंगी। तो मैंने पेपर को शॉर्ट वीडियो में डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए क्वेश्चन किस तरह से आए। ऐसे का जीएस 1 2 मतलब हो गया है, कल जो होगा आपका जीएस 3 4 होगा। तो ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। करंट टेस्ट नंबर 3 ज्योग्राफी का। इसके पहले मैंने पॉलिटी का करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा जाइए यूपीएससी का, बीपीएससी का या आरओ का सपर टेस्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विजन आई इसका टेस्ट करेंगे, टेस्ट नंबर 3, जो कि अब स्टार्ट करते हैं हम। वन आपको पता होगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब नेगेटिव मार्किंग निकालना आता है तो ऐसे कर दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए कितने आपके राइट है कितने रॉन्ग है, बाद में कैलकुलेट हो जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक धरातल पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन आपका स्टेटमेंट है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, या दूसरा है पृथ्वी की किरणों का नतिकोण, या तीसरा है दिन की अवधि, और चौथा है वायुमंडल की पारदर्शिता, और पांचवा है स्थल विन्यास। तो नीचे दिए गए कोटों का सही प्रयोग करते हुए आपको उत्तर का चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 4 5 एंड ऑप्शन सी है 1 3 5। तो डी है 1 2 3 4 5। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो मैं बताऊं तो सारे के सारे आपके ऑप्शन सही हैं। मतलब पृथ्वी का अपनी मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूर्णन, सूर्य की किरणों का नति होना, दिन की अवधि। पहले इसके पहले आप ये जान लीजिए सूर्य तप होता क्या है। तो पृथ्वी जो होती है ना, उसके भूपृष्ठ अर्थात धरातल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में पहुंचता है और पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी और सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है और इसे संक्षेप में सूर्यातप कहते हैं। ठीक है। अब तो इसको प्रभावित करने वाले कारक ये हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, सीढ़ीदार खेत का निर्माण मतलब टेरेसिंग मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है। अवनालिका अपर्दन को रोकने के लिए और उनके निर्माण को नियंत्रित करने के लिए, या बी है रेत के टीलों के प्रसार के से कृषि योग्य भूमि को बचाने के लिए, ऑप्शन सी है बंजर भूमि पर पवन और जल के प्रभाव को कम करने के लिए, डी है भूमि पर बिना अपर्दन के सतही अपवाह को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये क्यों होता है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने देखा होगा ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो पता होगा कि जो अवनालिका अपर्दन को रोकने के लिए और उनके निर्माण को नियंत्रित करने के लिए। तो मृदा अपर्दन मूल रूप से दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों द्वारा बढ़ता है और 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर कृषि करना जरूरी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बनाया जाना चाहिए। ओके। अब तीसरा है, भारत की लाल मृदा का निर्माण हुआ है। तो जो रेड सॉइल है उसका निर्माण किससे हुआ है। ऑप्शन ए कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भूरी वन मृदा के अपक्षय के कारण, या बी है उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट के अपक्षय के कारण, या सी है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रवेदार अग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण, या डी है उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में सेल और चूना पत्थरों के अपक्षय के कारण।
तो इसका आंसर हो जाएगा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रवेदार अग्नेय चट्टानों के अक्षय के कारण। तो लाल मृदा का विकास दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में होता है जहां रवेदार अग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के जो गिरिबाध है तो क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ओके, अब चौथा क्वेश्चन करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के विकास में सहायक है? तो पहला है पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की स्थलाकृति या 200 से सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र प्रदेश, या तीसरा है 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का औसत वार्षिक तापमान। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक दो, दो तीन, या एक तीन, या डी है 1 2 3? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 सही है। तो इसमें 35 डिग्री नहीं, ये 25 डिग्री होता है। और बाकी सब सही है। पश्चिमी घाट के ढाला ढाल ढाल आकृति के मतलब ढाल स्थलाकृति का है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होने वाले उष्ण और आर्द्र प्रदेश होते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर औसत वार्षिक तापमान होना चाहिए। ठीक है, ये है। अब करेंगे हम 5वां क्वेश्चन। तो क्या है 5वां? हाल ही मतलब निम्नलिखित में पर विचार करना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है विषुव के दौरान दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर के महीनों के दौरान आते हैं। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो? तो विषुव कब होता है? विषुव तब होता है जब वर्ष, पहली बात तो वर्ष भर पृथ्वी क्रांतिवृत्त मतलब इक्लिप्टिक तल पर 66.5 डिग्री के अच्छी झुकाव के साथ सूर्य का परिक्रमण रिवोल्यूशन कहलाते हैं, तो आपको पता होगा। इसमें मध्याह्न के सूर्य की स्थिति में थोड़े बदलाव का अनुभव होता है। प्रत्येक वर्ष 2 दिन सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ऐसा कब होता है? 21 मार्च और 21 सितंबर को। हालांकि ये तिथि बदलती रहती है क्योंकि प्रत्येक 365 दिन का नहीं होता है, कुछ 66 दिन का भी होता है। इन दिनों विषुव मतलब इन दिनों को क्या कहा जाता है? विषुव, जैसे इक्विनॉक्स कहते हैं। इसका अर्थ है दिन और रात्रि के समान होने से है। तो जो दिन और रात समान होता है इसी को विषुव कहते हैं। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा, दूसरा गलत होगा, क्योंकि जून दिसंबर में नहीं बल्कि कब होते हैं? मार्च और सितंबर में, 21 मार्च और 21 सितंबर को। अगला है 6वां। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के संदर्भ में लिखे कथनों पर कौन सी ठंडी स्थानीय पवने हैं? तो सिराको है, मिस्टल है, बोरा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? केवल एक, दो, तीन, या एक दो, या तीसरा? तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका होगा बी। मतलब सिराको जो है शुष्क पवन है, उष्णकटिबंधीय। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये शुष्क धूल भरी पवन है, ये सहारा मरुस्थल में उत्पन्न होता है। बाकी मिस्ट्रल जो होता है, मिस्टर भूमध्य सागर के उत्तर से आने वाली ठंडी पवन है। ये 40 से 80 मील प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, रोन घाटी में प्रवाहित होती है। और जो बोरा है, बोरा कहाँ चलता है? बोरा मिस्टर के समान प्रकृति की ठंडी एवं उत्तर पूर्वी पवन है, ये एड्रियाटिक तट पर प्रवाहित होती है। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है युग्मों पर। तो महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट, डोडा बेट्टा, कार्डमम पहाड़ियां, अनायमुड़ी, नीलगिरी पहाड़ियां, और धूपगढ़ महादेव पहाड़ियां, क्या शिखर या स्थिति इसकी सही है? तो आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा सही है देखना है। तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट है, ये सही है। और डोडा बेट्टा कहाँ है? तो डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर है, और इसके चारों ओर आरक्षित क्षेत्र है। ये तमिलनाडु राज्य में है ना, तो ये तमिलनाडु के राज्य में है। अनायमुड़ी कहाँ पे? अनायमुड़ी जो है कार्डमम पहाड़ी के साइड है, तो ये सीधा ऐसे हो जाएगा। तो ये दूसरे के अपोजिट है। चौथा सही है धूपगढ़ी महादेव पहाड़ियां। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 8वां है हाल ही भारत की जलोढ़ मृदाओं के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा के बारे में पूछ रहा है। तो ये निक्षेपण मृदा है जिन्हें नदियों और सरिताओं द्वारा वाहित तथा निक्षेपित किया गया है। सामान्यतः इनमें फास्फोरस की मात्रा अधिक लेकिन पोटास की मात्रा कम पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा केवल एक। तो मतलब ऑप्शन ए वन, ऑप्शन केवल टू, या एक दो, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका ऑप्शन होगा ए। ये निक्षेपण मृदा है जिन्हें नदियों सरिताओं द्वारा वाहित निक्षेपित किया जाता है। बात सही है, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक लेकिन पोटास की मात्रा कम नहीं, बल्कि उल्टा लिखा है। पोटास की मात्रा अधिक होती है, फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। 9वां है विश्व में ज्वालामुखियों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो माउंट कैमरून पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और दूसरा है माउंट किलिमंजारो पश्चिम एशिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। या तीसरा है अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियां समुद्र के नीचे घटित होती हैं। तो कौन सा इसमें कथन सही है?
तो इसका जो कथन हो जाएगा, माउंट कैमरून पूर्वी अफ्रीकी ब्रंश घाटी में स्थित मतलब कौन सा सही नहीं, गलत कथन पूछा है तो ये गलत है। और माउंट किलिमंजारो पश्चिम एशिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी, ये भी गलत है। तो क्यों गलत है ये बताते हैं हम आपको। तो जो पहला गलत है वो इसलिए गलत है क्योंकि माउंट कैमरून पूर्वी पहाड़, माउंट कैमरून जो है उप सहारा के पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के बीच में है, और इसके चारों ओर चोटियां हैं, और साथ ही ये उत्तर कैमरून और नाइजीरिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, इसलिए पहला गलत है। और दूसरा गलत इसलिए क्योंकि माउंट किलिमंजारो पश्चिम एशिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। तो ये जो है ये अधिकांश जो ज्ञात ज्वालामुखीय गतिविधियां भूकंप की घटनाएं अवसरण प्लेट के सीमांतों और महासागरीय कटक से घटित होती है। तो लगभग 70% भूकंप प्रशांत महासागर पेटी में आते हैं। तो तीसरा इसलिए सही है, ये पहले दूसरा गलत। किलिमंजारो जो है एक मृत ज्वालामुखी नहीं बल्कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ये जो है गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय तो हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने वर्ष भर संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाने की घोषणा की है। यह निम्नलिखित में से किस समुदाय से के आध्यात्मिक गुरु थे? गुर्जर, हट्टी, बंजारा या कालबेलिया? तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो संस्कृत मंत्रालय ने पहली बार वर्ष भर बंजारा समुदाय के धर्म गुरु संत सेवालाल महाराज की जयंती को मनाने की घोषणा की है। उनका जन्म कर्नाटक के शिवमोगा अथवा शिमोगा जिले में 1739 को हुआ था, और ये बंजारा समुदाय के एक समाज सुधारक थे और आध्यात्मिक गुरु भी थे, इसलिए ये ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। ग्राम है, निम्नलिखित गैसों को वायुमंडल में उनकी हिस्सेदारी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या आर्गन? तो इसमें से कौन सा सही होगा? 2 1 4 थी, तो मैं देख लेती हूँ कौन सा सही है। तो इसका जो सही होगा पहले तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। उसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद ऑक्सीजन के बाद आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0. 1 मिनट, इसका 21% हो गया, इसका हो जाएगा 0.0366%। और हाइड्रोजन का कितना होता है? तो हाइड्रोजन का होता है 0.0005%। और उसके बाद आर्गन का होता है, आर्गन का जो होता है इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका होता है 0.93। ये समझ नहीं आएगा आपको मेरा उर्दू फारसी जो भी लिखा है मैंने, लेकिन क्या करूँ, पेन की प्रॉब्लम है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें जो होगा पहला हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों ऑप्शन में इसमें भी है। और उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका आर्गन, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा आर्गन मतलब 2 4, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है 12। भारत में गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो कावेरी, शरावती, पेन्नार, तुंगभद्रा? तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा शरावती। तो गोरसोप्पा जलप्रपात को जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के शिवमोगा अथवा शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर और यह भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। यह एक विभक्त जलप्रपात है जो वर्षा और मौसम के आधार पर एक अनियमित जलप्रपात बन जाता है। 13वां है डेटा डेटा दूतावासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वरों का एक ऐसा समूह है जो देश के डेटा को दूसरे देश में संग्रहित करता है। दूसरा है यह स्थानीय कानूनों में राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त विश्वास पात्र राष्ट्रों का एक भौतिक डेटा केंद्र है। ऊपर में से कौन सा सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो डेटा दूतावास क्या है? यह सर्वरों का एक ऐसा समूह है जो एक देश के डेटा को दूसरे देश में संग्रहित करता है, किसी अन्य देश में स्थित होते हुए भी यह उस देश के क्षेत्राधिकार में होता है। यह स्थानीय कानूनों में राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त विश्वास पात्रों राष्ट्रों का एक भौतिक डेटा केंद्र है। चलिए अब 14वां है। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा उत्तर भारत में मानसून विच्छेद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला है उत्तर भारत में मानसून गर्त के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाती है। बी है वर्षा करने वाली मानसूनी पवनें भारत के पश्चिमी तट के समानांतर बहती हैं। सी है वर्षा करने वाली मानसूनी पवनें भारत के पूर्वी तट के समानांतर बहती हैं। और डी है पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर भारतीय मैदान पर अपनी स्थिति से पीछे हट जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उत्तर भारत में मानसूनी गर्त के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। और 15वां करेंगे। ये वन
देश के उन भागों में मिलते हैं जहां 70 से 100 सेमी वर्षा होती है। ये अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार उत्तर भारत के मैदानों में पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहां आमतौर पर सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होने पर इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। ये घास के मैदान के बीच नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सर वुड इत्यादि शामिल है। ऊपर इनमें से निम्नलिखित वन प्रकार में से किस वन की बात की गई? आर्द्र पर्णपाती का, शुष्क पर्णपाती का, अर्ध सदाबहार वन का या उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन का? तो ये बात की गई है शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। अगला है 60 नंबर का। पेरिस क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य उन देशों के लिए साधारण ऋण राहत समाधान खोजना है जो अपने द्विपक्षीय ऋणों का भुगतान नहीं कर सकते हैं। दूसरा है भारत इस क्लब का एक सदस्य है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये केवल एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिए, केवल वन ऑप्शन हो, क्योंकि ये भारत इस क्लब का सदस्य नहीं है। बाकी तो पेरिस क्लब की बात बताएं तो आपको पेरिस क्लब क्या है? तो पेरिस क्लब जो है हालिया संदर्भ में श्रीलंका ऋण पर पेरिस क्लब क्लब द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय आश्वासन देने का अनुमान है। पेरिस क्लब मुख्य रूप से पश्चिमी लेनदार देशों का एक समूह है जो 1956 की एक बैठक में बना था। ये बैठक पेरिस में हुई थी, जिसमें अर्जेंटीना अपने सार्वजनिक लेनदारों से मिलने के लिए सहमत हुआ था। इसका उद्देश्य उन देशों के लिए स्थायी ऋण राहत समाधान खोजना है जो अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ है। बाकी दूसरा भारत का सदस्य नहीं है। 17वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिल्का झील भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो डी क्यों होगा? चिल्का भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ना कि ताजे पानी की झील है। ठीक है, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो लक्षद्वीप में नहीं है बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप है। इसलिए दोनों कथन गलत हो जाएंगे। 18वां है, ये स्थानीय तूफानों के प्रकार हैं जो बंगाल और असम असम में शाम के समय भयंकर एवं विनाशकारी वर्षायुक्त पवनों के रूप में चलते हैं। ये बौछारें चाय, पटसन, चावल की खेती के लिए उपयोगी हैं। असम में इन तूफानों की मतलब बारडोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त परिच्छेदों में निम्नलिखित में किस स्थानीय तूफान का उल्लेख है? लू का, फूलों की बौछार का, काल बैसाखी का या आम्र वर्षा का? तो इसका आंसर हो जाएगा काल बैसाखी का। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, काल बैसाख। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उप महाद्वीप के गर्म होने के कारण जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर खिसक कर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। उत्तर पश्चिम में ITCZ के केंद्र में शुष्क और तप्त हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। ये दोपहर में चलती है और कई बार वे आधी रात तक चलती रहती है। लू की बात है। और अगला क्या है, मैं काल बैसाखी के बारे में बताऊं तो बंगाल और असम में शाम के समय होने वाले भयंकर और विनाशकारी तूफान है। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इसके नाम से ही लगाया जा सकता है और इसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। यह बौछार चाय, पटसन, चावल की खेती के लिए उपयोगी है। असम में इन तूफानों को बारडोली छीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। 19वां है, तो भूकंप के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता पैमाना है जिसका गणना तरंगों के आयाम के लघुगणक द्वारा की जाती है। मार्केली पैमाना एक गहनता पैमाना है जिसका उपयोग मानव जीवन पर भूकंप के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। ऊपर में से कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो या ना तो एक ना तो दो? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगला करेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में मौसम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु को पूछ रहा है। तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर स्थानांतरण, या दूसरा पूर्वी जेट धाराओं का वापस लौटना है, प्रायद्वीपीय पर पश्चिमी जेट धाराओं की शुरुआत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन दिया है इसमें केवल एक, केवल दो, दो तीन, या केवल एक तीन, या केवल दो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा सही? केवल पहला सही है, क्योंकि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र 20 डिग्री से 25 डिग्री ये क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। और दूसरा क्या है, इस समय पश्चिमी जेट जो होता है, पूर्वी नहीं पश्चिमी जेट धाराओं का वापस लौटना होता है। और जो तीसरा सही नहीं, प्रायद्वीपीय पश्चिमी जेट, ये पश्चिमी जेट नहीं है, यह क्या होता है? दक्षिणी भाग, जो है प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर एक पूर्वी जेट, पश्चिमी नहीं पूर्वी जेट धाराओं की
धाराएं जो होते हैं 90 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार चलता है, और अगस्त में यह जेट प्रवाह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थिर हो जाता है। तो अगला है, देखिए किस तरह से बहकाते हैं ये लोग, छोटे छोटे पॉइंट चेंज करके। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करें, परिच्छेद को अच्छे से पढ़िए, फिर देखिए कौन सा आंसर सही होगा। इन ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान मतलब गाढ़ा या चिपचिपा लावा का उद्गार होता है। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडित पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचता है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास की परतों के रूप में जमा हो जाता है और एक अलग स्वरूप प्रदान करता है। ऊपरी परिच्छेद में से किस ज्वालामुखी की बात की गई? सील्ड ज्वालामुखी की, मिश्रित ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कुंड की, बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी की। तो ये जो बात की गई है ये की गई है मिश्रित ज्वालामुखी की। तो पहले मैं सबके बारे में बता दूं, सील्ड ज्वालामुखी क्या होती है? बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होती है, और हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और मिश्रित ज्वालामुखी क्या होती है? ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यानता गाढ़ चिपचिपा लावा उद्गार होता है। ये प्राय ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडित पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। इनमें जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देते हैं। अगला है 22 नंबर का क्वेश्चन। तो मिश्रित ज्वालामुखी ये पता चल गया ना आपको? हाँ, 22 है। भारत में मानसून वर्षा के वितरण और दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पश्चिमी हिमालय में प्राय अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा के मिलने से होती है। दूसरा है, बंगाल की खाड़ी शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करने में अराकन घाटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, दोनों दोनों कथन सही हैं। तो ज्यों ही मानसून पवनें भारतीय महाद्वीप में पहुंचती हैं, उच्चावच और उत्तर पश्चिम भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इसकी दक्षिण पश्चिम दिशा को संशोधित कर देता है। भूखंड पर मानसून दो शाखाओं में पहुंचता है, एक अरब सागर की ओर से और दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ से। 23 नंबर क्वेश्चन है, ताजे जल के निम्नलिखित स्रोतों में से स्रोतों के हिस्से को प्रतिशत के बढ़ते क्रम में लिखना है, व्यवस्थित करना है। हिमटोपी और हिमानी झील, वायुमंडल, सरिताएं और नदियां। तो इनको क्या बढ़ते क्रम के में लिखना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो आपका हो जाएगा सरिताएं मतलब नदियों में हो जाएगा, उसके बाद आपका नदियों के बाद हो जाएगा आपका वायुमंडल, फिर झील होगा, फिर हिमटोपी या हिमानी होगा। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है, रिवर सिटीज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, यह अलायंस केवल उन शहरों के लिए खुला है जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। और दूसरा है, यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के बीच एक सहयोगी प्रयास है। ऊपर इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो। तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका, केवल दो सही है। क्योंकि हालिया में क्या हुआ, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जिसे एमएमसीजी बोलते हैं और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान जिसे एनआईयूए बोलते हैं द्वारा पुणे में शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई अर्थात ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन ऑफ अर्बन रिवर धारा सम्मेलन का आयोजन हुआ, और यह रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक है। और तो यह केवल उन शहरों के लिए खुला है जो गंगा नदी किनारे स्थित हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आरसीए जो भारत के सभी नदी शहरों के लिए खुला है, कोई भी नदी शहर किसी भी समय इसमें शामिल हो सकता है। अगला है 25वां, भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले निम्नलिखित पादपों में से औषधि गुण होते हैं किसमें? सर्पगंधा, बबूल, अर्जुन या कचनार में। तो किसमें औषधि गुण होते हैं? केवल 1 2 3 में, या ऑप्शन बी है 1 3 में, या सी है 2 4 में, या डी है 1 2 3 4 में। तो सभी में, तो ऑप्शन डी में सभी में, इन सभी में सर्पगंधा, बबूल, अर्जुन, कचनार में औषधि गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं ये मैं बताऊं या आप बताएंगे? चलिए आप बता दीजिएगा। अगला है, भूगोलों की आकृतियां और भू आकृतियों का विभाजन। तो देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो करेवा, करेवा क्या है? करेवा जो है, अम, एक मिनट, हाँ, करेवा कश्मीर, करेवा कश्मीर है, क्या सही है जी? सही है। और बरखान क्या है? बृहद हिमालय। और बुग्याल विशाल भारतीय मरुस्थल। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 3, या 2 3, या एक, या 1 2। तो इसमें केवल पहला ही सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि बरखयान जो है विशाल भारतीय मरुस्थल है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में विस्तार है। ठीक है। और दूसरा क्या है? बुग्याल, बुग्याल जो है, बुग्याल देहरादून सबसे बड़ी घाटी है जिसकी 35 से 44 किलोमीटर चौड़ाई और 25 से
22 से 25 किलोमीटर है। यह बृहद हिमालय की घाटियों में पाई जाती है। ये बुग्याल बृहद हिमालय और ये विशाल भारतीय मरुस्थल। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा, तो केवल एक सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सतह पर उच्च तरंग आयाम के कारण गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। विश्व के कुल भूकंपों में 65% भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा सही है, जो परिप्रशांत में आते हैं 65% भूकंप। लेकिन पहला ये जो गलत है, क्योंकि भूकंप के उद्गम केंद्र जो है फोकस की गहराई भूकंपी तरंगों की विशेषताओं में होने वाली क्षति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उद्गम केंद्र की गहराई का वर्गीकरण निम्नलिखित तरह से होता है। गहरा उद्गम तब होता है जब ये 300-700 किलोमीटर के बीच होते हैं, और मध्यम उद्गम तब होता है जब 60 से कितने होते हैं, 60 से 300 किलोमीटर के बीच में होता है। उथला कब होता है? जब 60 किलोमीटर के बीच में होते हैं। गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप बहुत कम विनाशकारी होते हैं, ना कि ज्यादा, इसलिए पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? बैंगुला धारा, हम्बोल्ट की धारा, क्यूरोशिया की धारा। तो कौन सी ठंडी जल धारा है इसमें से? तो वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन ए, या एक ऑप्शन ए है केवल एक, या बी है केवल एक दो, या सी है 1 2 3, या फिर डी है 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगुला धारा सही है, ये ठंडी धारा है, और हम्बोल्ट की धारा ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी 1 2 सही है। तीसरा क्या है? तीसरा जो क्यूरेशिया की धारा है, ये धारा क्यूरेशिया की जो जलधारा को ब्लैक या जापान जलधारा कहते हैं, ब्लैक स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। उत्तरी प्रशांत सागर में पश्चिम की और दक्षिण में बहने वाली गर्म जलधारा है, बाकी ये ठंडी जलधारा है। 29 का नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिजोरम केंद्र में लोकटक झील जो चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई है की उपस्थिति के कारण यह अद्वितीय है। और मणिपुर को मेलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित निक्षेपों से निर्मित है। ऊपर इनमें से कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, क्योंकि जो मिजोरम में नहीं है, मणिपुर में है लोकटक झील। और ये जो है, ये जो मेलेसिस बेसिन है, इसको मिजोरम को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका गलत दोनों को दोनों। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। सतपुड़ा श्रेणी, शिवालिका श्रेणी, विंध्य श्रेणी। तो पर इनमें से कौन सा उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है? तो उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाएंगे। पहला ऑप्शन है केवल नहीं, 2 3 1, या 2 1 3, या 3 2 1, या 1 2 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 3 1 होगा, क्योंकि शिवालिका है, शिवालिक है, फिर आपका विंध्यान है, फिर सतपुड़ा होगा। अब अवस्थिति की बात करें, शिवालिक श्रेणी जो पहाड़ियां जो बाह्य हिमालय की कहा जाता है, ये उत्तर भारतीय तो महाद्वीप की उप हिमालयी पर्वत श्रेणी है। शिवालिका श्रेणी तीस्ता नदी के पश्चिमी पश्चिमोत्तर की 1000 मील तक विस्तृत है। और दूसरा है विंध्य श्रेणी, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पहाड़ियों की एक खंडित श्रेणी है जो भारत के मध्य उच्च भूमि में दक्षिणी ढलान का निर्माण करती है। सतपुड़ा जो है दक्षिण में उच्च पठार की श्रेणियां हैं, जिसकी समुद्र से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः अवनालिका अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क समतल भूमि पर पाए जाते हैं। परत अपरदन तीव्र ढाल पर सामान्य है। ऐसे क्षेत्र जिसमें अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं, उन्हें उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। ऊपर इसमें से कौन सा कथन सही? केवल दो, केवल तीन, एक दो तीन, या एक दो तीन। तो ये आंसर आपका कौन सा होगा? तो ये आंसर हो जाएगा आपका केवल तीसरा सही होगा, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जिनमें अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं, उन्हें उत्खात भूमि स्थलाकृतिय कहा जाता है। मृदा अपरदन के संदर्भ में कौन सा यही कथन सही है? और दूसरा पहला क्यों गलत है? क्यों पहला इसलिए गलत है? पहला पहला गलत है क्योंकि अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है, और अपरदन जो है तीव्र ढालों पर अपरदन होता है, और समय गहरी अवनालिकाएं कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वो कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। मतलब उपयुक्त नहीं रहती, अनुपयुक्त हो जाती हैं, इसलिए। और ये गलत हो जाएगा, और ये गलत है आपका। और दूसरा क्यों गलत है? दूसरा ये परत अपरदन समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता है, किंतु यह अधिक हानिकारक होते हैं। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इसमें मृदा की सूक्ष्म और अधिक उर्वरक ऊपरी परत हट जाती है। मतलब तीव्र नहीं होता, धीरे धीरे इसमें होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है तीव्र होता है। तो ये हो जाएगा आपका केवल तीसरा सही। 32 है, भारतीय जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण
कि कोपेन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और तो पहला है, उन्होंने भारत को 10 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। दूसरा है, उन्होंने तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को शुष्क ग्रीष्म के साथ मानसून नामक जलवायु प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया है। कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, या एक दो, या ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको 10 में नहीं बल्कि 5 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 5 कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, और शुष्क जलवायु है, और गर्म जलवायु है, और हिम जलवायु है, और बर्फीली जलवायु है। ठीक है। और अब 33 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। एल्डरमैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये नगर परिषद या नगर निकाय के सदस्य हैं, इन्हें इन्हें बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका जो सही हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान नगर पालिका के मनोनीत सदस्यों, मतलब मनोनीत सदस्यों क्या कहते हैं? एल्डरमैन कहते हैं, को बैठक मतदान करने का अधिकार नहीं देता है, इसलिए कथन दो सही है। एल्डरमैन नगर परिषद या नगर पालिका निकाय का एक सदस्य होता है, जिसमें अपने नाम के अनुरूप उनकी जिम्मेदारियों केवल अपने वार्ड तक सीमित न होकर पूरे जिले के लिए होती है। ये प्राचीन अंग्रेजी से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये भाषा। तो 34 है, निम्नलिखित में से कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी के वनस्पति आवरण में पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, पर्वतीय अर्ध शीतोष्ण वन, ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, या शीतोष्ण घास के मैदान, या अल्पाइन वन। तो इसमें से कौन से पाए जाते हैं? 1 2 3 5, या बी है 1 2 4, या सी है 3 5, या डी है 1 2 3 4 5। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही हो जाएगा सारे के सारे 1 2 3 4 5। 35 है, हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रहों को उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बुध है, शुक्र, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति। तो घनत्व में सबसे ज्यादा तो बृहस्पति है, बृहस्पति है। और बृहस्पति के बाद क्या है? तो बृहस्पति के बाद आपका हो जाएगा ये मंगल, बृहस्पति, मंगल, फिर आपका हो जाएगा बुध, फिर हो जाएगी पृथ्वी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके। 36 है, समशीतोष्ण महाद्वीपीय जिसे स्टेपी जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर समुद्री प्रभाव कम होता है। और और दूसरा है, इसमें पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं जो ठंडे और शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनमें फान और चीनूक जैसी स्थानीय पवनों की उपस्थिति होती है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक दो, ऑप्शन बी है 2 3, या ऑप्शन सी है 1 3, या डी है 1 2 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला तो सही सही है, इस पर समुद्री प्रभाव होता है। और दूसरा गलत है, पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, ये दूसरा गलत है, क्योंकि पर्णपाती वृक्षों की उपस्थिति और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की एक विशेषता है। जबकि कम वर्षा, लंबी शुष्क और गंभीर शीत ऋतु के कारण स्टेपी में वृक्ष अत्यंत दुर्लभ रूप में मिलते हैं। लंबी, ताजी और पोषण युक्त प्रेरी घास पाई जाती है यहाँ पर, ना कि स्टेपी। इस प्रकार इन्हें प्रायः विश्व के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन दूसरा गलत है। ठीक है, ये प्रेयरी में होता है, ना कि यहाँ पे होता है। और तीसरा, इसमें फान और चीनू जैसी स्थानीय पौने होती हैं, तो ये जो है ये सही है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बादल आपने पढ़ा है क्या, टाइप्स वगैरह? तो पहला ऑप्शन कथन है, पच्छाम मेघ अधिक ऊंचाई पर बनते हैं और पंख के समान प्रतीत होते हैं। दूसरा है, कपासी मेघ एक चपटे आधार के रूप में रुई के समान दिखाई देते हैं और इधर बिखरे होते हैं। और तीसरा है, स्तरीय बादल जो काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, मध्य स्तरों पर पृथ्वी की सतह के बहुत नजदीक बनते हैं। तो ये कौन सा आंसर सही होगा आपका? केवल एक, केवल एक दो, या दो तीन, या एक दो तीन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। मतलब पहला सही है, पच्छाम मेघ अधिक ऊंचाई पर बनते हैं और पंख के समान प्रतीत होते हैं। दूसरा है, कपासी मेघ चपटे आधार के साथ रुई के समान दिखाई पड़ते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तीसरा गलत है, स्तरीय। ये जो है क्यों गलत है? क्योंकि जो वर्षा मेघ होते हैं, स्तरीय बादल, जो वर्षा मेघ होते हैं, ये गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों पर या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक होते हैं। ये सूर्य की किरणों के अत्यंत सघन और पारदर्शी होते हैं, इसलिए तीसरा गलत है। ये वर्षा मेघ की बात है, न कि स्तरीय बादल की बात है। तो अगला क्वेश्चन क्या है 38, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कुल वनावरण 25% से कम है। कुल वनावरण में सघन वनों की तुलना में खुले वन का भाग अधिक है। तीसरा है, लक्षद्वीप में 0% वन क्षेत्र है। ऊपर में कौन सा कथन सही है? केवल एक दो, दो, या एक तीन, या एक दो तीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक तीन सही है, क्योंकि भारत में ये वनावरण जो लगभग 25% है, ये सही है। और कुल वनावरण सघन वनों की तुलना में खुले वनों की प्रतिशत अधिक है, तो ये गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि जो इनके प्रतिशत है इतना नहीं, खुला वन जो है इनकी 10% से अधिक परंतु 40% से कम वृक्ष छत्र घनत्व वाली सभी भूमियां शामिल है। इस श्रेणी के अंतर्गत वन आवरण 9.34% है, ना कि ज्यादा है, 9.34% है, ना कि ज्यादा है इससे। और ठीक है, अब लचते में 1% वन है, ये सही है। 39 क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा अल्ब्राइट क्या है? ये एक दुर्लभ मृदा तत्व है, यह एक उल्का पिंड है, यह क्रिप्टो करेंसी है, यह प्रयोगशाला में विकसित एक प्रकार का हीरा है। तो ये आंसर हो जाएगा, यह एक उल्का पिंड है। तो हालिया में क्या हुआ, पिछले वर्ष 17 अगस्त को गुजरात के बनासकांठा जिले में गिरे उल्का पिंड पर इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा करंट साइंस एंड शोध पत्र प्रकाशित किया गया। और करंट साइंस अंग्रेजी भाषा की सहकर्मी समीक्षा बहु विषयक वैज्ञानिक पत्रिका है। इसमें कहा गया कि 1852 के बाद पहली बार भारत में देखे गए अल्ब्राइट एक दुर्लभ नमूना था। गुजरात के बनासकांठ दिवोदार उल्का पिंड भारत के 2 गांवों के ऊपर हवा में बिखर कर टूट गया और ये भारत में अल्ब्राइट की दर्ज की गई दूसरी घटना है। इसमें पहले इस तरह का उल्का पिंड 2 दिसंबर 1852 में उत्तर प्रदेश की बस्ती में गिरा था। अगला 40, निम्नलिखित कथन पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपर्दन में मृदा की एक समान परत पूरे सतह क्षेत्र में सतह से हट जाती है? अवनालिका अपर्दन में, रील अपर्दन में, परत अपर्दन में, तटीय अपर्दन में। तो किसमें अवनालिका से एकदम पूर्णतः हट जाती है? तो वह है परत अपर्दन में। तो प्राकृतिक कारक द्वारा मृदा के प्रतिस्थापन की तुलना में अधिक तेजी से मृदा का हटना मृदा अपर्दन है। और स्थलाकृति, वर्षा, पवन, वनस्पति आवरण का अभाव, भूमि उपयोग में तरीके के आदि से मृदा अपर्दन के कारण होता है। जल अपर्दन का अर्थ है मृदा के कण या छप अपर्दन या बहते हुए पानी के प्रभाव से अलग हो जाते हैं। और छप अपर्दन वर्षा की बूंदों के कारण होता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, शैल और प्रकार। गैब्रो, रूपांतरित, चूना पत्थर, अवसादी, संगमरमर, अग्नेय चट्टान। ऊपर से कौन सा कथन सुमेलित है? 1 2 2 या 1 3 या 3? तो इसका सही हो जाएगा बी, चूना पत्थर अवसादी है। और गैब्रो जो है ये अग्नेय चट्टानों का है, और जो संगमरमर है वो रूपांतरित चट्टानों का, जस्ट अपोजिट है। ओके, 42 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के दक्षिणी भाग में कम वार्षिक और दैनिक तापांतर के कारण होता है? तो आप कथन है, भारत का दक्षिणी भाग उत्तर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, भारत के दक्षिणी भाग में एक लंबी तट रेखा है। और केवल एक कथन सही है, केवल 2 है, या 1 2 है, या न तो 1 है ना तो 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों कथन सही है। 43 है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ऑफ यूरोपियन संघ के मामले के संदर्भ में है उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल सुर्खियों में रहा। इस संदर्भ में नीचे दिए गए क्षेत्रों में यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड या आयरलैंड गणराज्य। ऑप्शन है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 4 5, ऑप्शन सी है 2 3 4 5, या ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1 2 3 4। तो वेल्स है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और आयरलैंड है। ये आयरलैंड गणराज्य नहीं है उसका भाग। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है वही जाने। तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना है, इसलिए विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आयरलैंड एक संप्रभु राज्य है, यह यूरोपीय संघ का भाग नहीं है, ना कि यूनाइटेड किंगडम का। ये यूरोपीय संघ का भाग है, ना कि यूनाइटेड किंगडम का। ओके, 44 है, भारत के भूकंपीय क्षेत्र में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है। और भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है। और भारत का कोकण तट भूकंपीय क्षेत्र क्षेत्र 3rd में आता है। तो कौन सा सही है? केवल 1 2 3 या 3, या परिमित से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो जो पहला है, भारत का कोयना क्षेत्र है। कौन सा आंसर हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो है भारत का जो पूर्वी ये जो क्षेत्र है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ये जो है कौन से पार्ट में आएगा? 5 में आएगा, और ये 4 में आएगा, ये 4 में आ जाएगा। और जो महाराष्ट्र का कोयना ये 4 में आएगा, और ये जो आपका भारत का कोंकण है ये 2nd में आ जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा सभी के सभी। 45 है, मैमटस मेघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह मेघ सामान्यतः बड़े पछाप स्तरीय मेघों के साथ मिलकर निर्मित होते हैं। दूसरा है, यह किसी मेघ के आधार के नीचे लटके हुए एक थैलीनुमा कोसी पैटर्न है। ऊपर इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2, या ना तो 1 ना तो 2। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा।
या किसी मेघ के आधार के नीचे लटके हुए एक थैलीनुमा कोसी पैटर्न, ये सही है। मेघ समांतर बड़े पच्छाद स्तरीय मेघों के साथ मिलकर निर्मित होते हैं। तो ये आमतौर पर कपासी वर्षा मेघ के आधार के नीचे लटके हुए एक थैलीनुमा कोसी पैटर्न होते हैं। हालांकि ये मूल मेघों के अन्य वर्गों से भी जुड़े हो सकते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। ये कैसे निर्मित होते हैं? मैमेटस व मेघ समांतर बड़े कपासी वर्षा मेघों से मिलकर निर्मित होते हैं। आमतौर पर कपासी वर्षा मेघ के भीतर विक्षोभ के कारण मैमेटस का निर्माण होता है। 46 है। निम्नलिखित तत्वों को भूपर्वतीय में उनके वजन प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो उनके वजन से आपको पता ही चल जाएगा, पहले लोहा ही होगा। लोहा के बाद क्या होगा? लोहा के बाद आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद हो जाएगा सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन हल्का होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 है। पश्चिमी तट मैदानों में निम्नलिखित तटों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। कठियावाड़ तट, कोंकण तट, कच्छ तट, मालाबार तट। ऊपर मतलब ऊपरी कथनों को देखते हुए नीचे का फुट का चयन करना है। 2 1 3 तो देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय प्रदेशों में निम्नलिखित तटों को उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो गुजरात में है कच्छ का कठियावाड़ क्षेत्र, और कोंकण जो है ये कहाँ पर पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। और कच्छ कहाँ पड़ेगा? कच्छ कहाँ पड़ेगा भाई? कच्छ गुजरात में पड़ेगा ना। तो आगे है कर्नाटक। मालाबार कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। कच्छ जो है गुजरात में पड़ेगा। और चलिए अब मिलाते हैं। मिलाए ना, मिलाइए तो आंसर आपका हो जाएगा 47 का ए। पहले 3 होगा, ये कच्छ होगा, फिर आपका आपका जो होगा कठियावाड़ होगा, फिर होगा कोंकण, फिर मालाबार होगा। 48 है। समाना प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार की जलवायु सूडान में श्रेष्ठ रूप से विकसित हुई है। यह अत्यधिक दैनिक तापांतर इसकी विशेषता है। तो कौन सा कथन है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, सी। 49 क्वेश्चन है। भारत में संसद की दैनिक कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाला एक्स फंक्शन पद पर विचार कीजिए। अब जानेंगे एक्स फंक्शन क्या होगा। यह संसद के रिकॉर्ड के कतिपय शब्दों, वाक्यों या भाषणों का अंश को हटाना है। सदन में पीठासीन अधिकारी के पास शब्द या उनके प्रयोग को हटाने का विवेकाधिकार होता है। तीसरा है, संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम एक्स फंक्शन के प्रावधान करते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा तीनों के तीनों कथन सही है। तो अध्यक्ष के आदेश से संसद के रिकॉर्ड के कुछ शब्दों, वाक्यों या भाषण के कुछ हिस्सों को हटाया जाना एक फंक्शन कहलाता है। एक फंक्शन का अर्थ है शब्दों को निकाला जाना। इसलिए कथन एक सही है। शब्दों का निकाला जाना संसद में एक नियमित प्रक्रिया है और ऐसा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। निर्णय लेने वाला प्राधिकारी सदन के पीठासीन अधिकारी के पास शब्द या उनके उपयोग को हटाने का विवेकाधिकार होता है। पीठासीन अधिकारी यह तय करता है कि कार्रवाई के किन हिस्सों को हटाया जाए। ये सही है। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में 380 शब्दों को निकाले जाने का प्रावधान है, इसलिए कथन 3 सही भी है। और यह असंसदीय अभिव्यक्तियों, लोकसभा और सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का एक विशाल खंड है जिसमें संसदीय अभिव्यक्ति दी गई। इसमें ऐसी सामग्री भी शामिल है जो बहुत सी अनहानिकर और आपत्तिहीन प्रतीत होती है। इनमें कुछ शब्दों को हटाया जा सकता है। 50वां भूपर्पटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय भूपर्पटी की तुलना में महासागरीय भूपर्पटी अधिक मोटी होती है। महासागरीय भूपर्पटी विशाल चट्टानों से निर्मित होती है। परिमित कौन कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा। महासागरीय भूपर्पटी विशाल चट्टानों से निर्मित, ये सही है। महाद्वीपीय भूपर्पटी की तुलना में महासागरीय भूपर्पटी अधिक मोटी होती है, तो ये गलत है। तो महासागरीय में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। जस्ट अपोजिट दिया है, तो कथन एक गलत है। तो 50 क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो जो है आपका थोड़ा प्रॉब्लम कर गया था, उसमें वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। तो चलिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब इतनी मेहनत की जा रही है, आपको एक थोड़ा सा लाइक और शेयर करने में क्या चला जा रहा है। चलिए कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपका स्कोर 1 से लेकर 50 में अभी तक कितना बना है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट टेस्ट हम करवाएंगे कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।